कहानी की शुरुआत में हमें बेन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक रूम में फंसा हुआ है। उसे जल्दी से इस रूम से बाहर निकलना होगा, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ से कहानी 3 दिन पीछे यानी कि फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर शिकागो में हमारी मुलाकात इस कहानी के 6 अलग अलग कैरेक्टर से होती है। जिसमें सबसे पहले हमें जोई को दिखाया जाता है जो फिजिक्स की स्टूडेंट है और नेक्स्ट डे से उसकी हॉलीडे स्टार्ट होने वाली है और इस वजह से जोई के प्रोफेसर इन हॉलीडेज में उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहते हैं। वहीं हमें बेन को दिखाया जाता है जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में देखा था। बेन ग्रोसरी स्टोर में स्टॉक बॉय का काम करता है, पर वो कैशियर की नौकरी करना चाहता है, लेकिन बेन की ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट की वजह से उसे नौकरी नहीं मिलती। तीसरे नंबर पर हमें जेसन को दिखाया जाता है जो स्टॉक ब्रोकर है। उसे राइटिंग का बहुत शौक है। अब इन तीनों को ही अपने जानकार लोगों से एक बॉक्स मिलता है जिसे खोलना इतना आसान नहीं होता, पर तीनों के तीनों अपनी एबिलिटी से उस बॉक्स को खोल लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक इन्विटेशन होता है और ये इन्विटेशन होता है एस्केप रूम का, जो कि एक पजल है यानी कि भूल भुलैया। और अगर ये उस रूम से बाहर निकल जाते हैं तो इन्हें $10,000 का इनाम मिलेगा। इसीलिए तीनों की तीनों एस्केप रूम में जाने का फैसला करते हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें 3 और पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं, जिसमें एक का नाम होता है एमेंडा जो कि सोल्जर है, दूसरे का नाम माइक जो कि ट्रक ड्राइवर है और तीसरा डैनी। अब ये 6 के 6 उस जगह पहुँच चुके हैं, पर इनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये सब के सब बहुत देर तक एक रूम में बैठकर गेम मास्टर का इंतजार करते हैं और जब गेम मास्टर नहीं आता तो बेन कहता है कि मैं बाहर से एक सिगरेट पीकर आता हूँ और जैसे वो दरवाजे का हैंडल खोलता है, हैंडल उसके हाथ में आ जाता है और ये सब समझ जाते हैं कि गेम स्टार्ट हो चुका है। यही एस्केप रूम है और अब ये सब के सब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ टेबल पर बहुत सारी मैगजीन्स होती है जिन सब में एक ही नाम लिखा होता है और वो नाम होता है डॉक्टर वू टेंग्यू। ये सारी मैगजीन्स डॉक्टर वू टेंग्यू के नाम आई होती है। इन्हें यहाँ पर एक किताब भी मिलती है जिस पर लिखा होता है फ़ारेनहाइट 451 जो कि एक टेम्परेचर है। ये देखते हैं कि दरवाजे का जो हैंडल टूटा हुआ है वहाँ पर एक टेम्परेचर कंट्रोलर है। जोई दरवाजे के पास जाकर टेम्परेचर कंट्रोलर पर 451 डिग्री सेट कर देती है और जैसे वो ऐसा करती है छत पर बहुत सारी लाल रंग की लाइट्स जल जाती है। दरअसल ये हीटिंग कॉइल्स हैं जिनसे रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर ये चीज़ों को छेड़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कॉइल चलना शुरू हो जाती है जिससे रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अभी सब के सब घबराना शुरू हो जाते हैं। तभी जोई देखती है कि दीवार पर एक नेम प्लेट होती है जिसमें लिखा होता है कि डॉक्टर वू टेंग्यू हमेशा कहते हैं कि टेबल पर कोस्टर्स का इस्तेमाल करें। दरअसल कोस्टर्स को गिलास के नीचे रखा जाता है और जब जोई टेबल पर जाती है तो वहाँ पर कोस्टर्स होते हैं और वो जब एक कोस्टर को दबाती है तभी एक दरवाज़ा खुलता है। ये एक डक्ट का रास्ता होता है। इसके बाद ये 6 के 6 कोस्टर्स को दबाते हैं और वहाँ पर डक्ट का रास्ता खुल जाता है, लेकिन ये सब के सब बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इन्हें इन कोस्टर्स को दबा कर रखना होगा। इसीलिए जोई यहाँ पर पानी का एक गिलास रख देती है और इसके बाद ये 6 के 6 कोस्टर्स पर पानी के गिलास रख देते हैं जिससे डक्ट खुल जाता है और जैसे ये डक्ट के दूसरी तरफ पहुँचते हैं तो एक धमाका होता है और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। अब ये 6 के 6 एक दूसरे रूम में पहुँच जाते हैं। ये भी अंदर से लॉक होता है और इसका जो लॉक होता है उसके लिए इन्हें एक पासवर्ड चाहिए जो कि 7 अल्फाबेट का होगा। यहाँ पर दीवार पर एक जगह लिखा होता है यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। तभी बेन को याद आता है कि वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ कार में इसी गाने को गा रहा था और इस गाने में एक नाम आता है जो होता है रुडोल्फ। और जब ये लॉक पर RUDOLPH रुडोल्फ लिखते हैं तो दरवाज़ा यानी कि लॉक खुल जाता है। ये सब के सब कमरे से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर चारों तरफ बर्फ होती है। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इन्हें यहाँ से दूर पहाड़ भी दिख रहे होते हैं और डैनी जब आगे जाता है तो देखता है कि ये सब एक इल्यूजन है। दरअसल ये एक 3D इमेज होती है। सामने एक स्क्रीन होती है और जैसे वो स्क्रीन पर हाथ लगाता है नीचे से एक डक्ट खुलता है जिससे बहुत ठंडी हवा अंदर आना शुरू हो जाती है और जल्दी अगर ये इस रूम से बाहर नहीं निकले तो ये सब के सब यहाँ पर जम जाएंगे। इन्हें यहाँ पर दरवाज़ा मिल जाता है लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए इन्हें चाबी को ढूंढना होगा और जब ये चाबी ढूंढते हैं तो सबसे पहले इन्हें एक जैकेट मिलता है। ये समझ जाते हैं कि 6 लोगों के लिए यहाँ पर एक गर्म जैकेट क्यों रखा है, क्योंकि ये आपस में इन सबको लड़वाना चाहते हैं। पर ये फैसला करते हैं कि ये जैकेट को एक एक करके पहनेंगे। सबसे पहले जैकेट जोई को दी जाती है। यहाँ पर इन्हें एक फिशिंग रॉड भी मिलती है और जब ये उस फिशिंग रॉड की तार को पानी के गड्ढे में डालते हैं तो वो बहुत गहराई तक जाती है जिससे इन्हें पता चलता है कि पानी नीचे बहुत गहरा है और उसका बहाव भी बहुत तेज है। उस तार पर कुछ भी नहीं अटकता। वहीं जोई को दिखाया जाता है जो उस कंपस उसे यहाँ पर मिला था वो एक बर्फीले भालू तक पहुंच जाती है जो पूरी तरह से जमा होता है और जब वो उसके मुंह के अंदर हाथ डालती है तो उसे एक मैग्नेट मिलता है। वो मैग्नेट लेकर अपने 5 साथियों के पास पहुंचती है और इसके बाद वो फिशिंग रॉड की तार पर मैग्नेट लगाकर पानी के अंदर डालते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि मैग्नेट पर कुछ चिपक गया है और जब ये उसे ऊपर खींचते हैं तो देखते हैं कि लोहे की सलाखों के बीच में एक आइस का क्यूब है जिस आइस क्यूब के अंदर चाबी है और अब इन्हें चाबी निकालने के लिए इस आइस क्यूब को तोड़ना होगा। ये बहुत कोशिश भी करते हैं लेकिन आइस क्यूब को तोड़ नहीं पाते। बेन के पास लाइटर होता है, डैनी उसके पास लाइटर लेने के लिए जाता है और तभी बर्फ टूटने से वो पानी के अंदर गिर जाता है। पानी का बहाव तेज होता है इसीलिए वो बर्फीले ठंडे पानी में
में बह जाता है, जिससे डैनी की मृत्यु हो जाती है। ये सब के सब घबरा जाते हैं क्योंकि डैनी के साथ लाइटर भी बह गया है और अगर इन्होंने चाबी को नहीं निकाला, दरवाजा नहीं खोला, तो कुछ ही घंटों में इन सब की मृत्यु हो जाएगी। ये अपने शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाना शुरू कर देते हैं और कई घंटों तक ऐसा करने से चाबी को निकाल लेते हैं। ये चाबी को दरवाजे के लॉक पर लगाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि दरवाजा होता ही नहीं, दरवाजा पीछे होता है। पीछे का दरवाजा खुल गया होता है और अब ये सब के सब दरवाजे की तरफ भागना शुरू करते हैं। यहाँ पर बर्फ टूटना शुरू हो जाती है और इससे पहले कि ये पानी के अंदर गिरते, ये सब के सब अब चौथे रूम में पहुंच जाते हैं। ये एक बॉल रूम होता है जहाँ पर हर एक चीज उल्टी होती है, सारा सामान उल्टा रखा होता है, यानी कि छत नीचे होती है और फर्श ऊपर होता है। तभी इन्हें यहाँ पर एक दरवाजा दिखता है जिसका हैंडल नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि अगर इन्हें इस चौथे रूम से बाहर निकलना है तो इन्हें दरवाजे का हैंडल ढूंढना होगा। ये देखते हैं कि ऊपर एक पूल टेबल होता है जिसमें 8 नंबर की बॉल नहीं होती और यहाँ पर इस कमरे का जो नाम होता है वो होता है द 8 बॉल पूल रूम, यानी कि इन्हें 8 नंबर की बॉल को ढूंढना होगा। अमेंडा जो कि एक सोल्जर है वो ऊपर चढ़ जाती है। वहां पर उसे एक तिजोरी मिलती है जिसे खोलने के लिए इन्हें 4 अक्षरों का पासवर्ड चाहिए। वहीं नीचे दिखाया जाता है जहां पर फ्लोर एक एक करके खिसक रहा होता है और नीचे बहुत गहराई होती है। वहीं जोई देखती है कि दीवार पर एक पजल है, वो उस पजल को सुलझा देती है जिससे उसे उस तिजोरी का कोड मिल जाता है। अमेंडा तिजोरी को खोलती है और उसके अंदर से 8 नंबर की बॉल को निकाल लेती है। दरअसल यही दरवाजे का हैंडल होता है, लेकिन अब उसे दूसरी तरफ जाना होगा जहां पर उसके चारों साथी है। वो पूल टेबल पर लटक कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है पर तभी उसकी जेब से 8 नंबर की बॉल गिर जाती है। वो बॉल को उठाने के लिए नीचे कूदती है और जल्दी से बॉल को उठाकर जेसन को दे देती है और तभी नीचे से फ्लोर खिसक जाता है। वो एक टेलीफोन की तार को पकड़कर लटक जाती है और उसके नीचे बहुत गहराई होती है और वहां से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एमेंडा की नीचे गिरने से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बचे हुए चारों लोग दरवाजे को खोलकर इस रूम से भी निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं अगले रूम में, जो कि एक हॉस्पिटल की तरह होता है। यहाँ पर हॉस्पिटल के 6 बेड होते हैं और इन 6 बेड्स के ऊपर एक एक फाइल होती है और ये फाइल इन्हीं 6 लोगों की होती है जो इस टास्क के लिए चुने गए थे, जिनमें से अब 4 बचे हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इन सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा हादसा हुआ था जिसमें सभी लोग मारे गए थे, लेकिन उस हादसे में सिर्फ ये बचे थे, यानी कि ये सबसे लकी हैं। और अब जो ये इनसे काम ये टास्क करवा रहा है वो ये देखना चाहता है कि इन सब में से सबसे लकी कौन है। यहाँ पर इन्हें हाथ की उंगलियों के कुछ एक्सरे मिलते हैं और जब ये उन एक्सरों को देखते हैं तो बेन बताता है कि ये साइन लैंग्वेज है, मेरा एक भाई सुन नहीं सकता और ये बात ये लोग जानते थे, इसीलिए इन्होंने हमें ये एक्सरे क्लू के रूप में दिए हैं। इन साइंस का मतलब है ईकेजी और अब ये यहाँ पर ईकेजी मशीन ढूंढना शुरू करते हैं। इन्हें ईकेजी मशीन मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर ये देखते हैं कि रिवर्स टाइमिंग चल रही होती है जो 3 मिनट की होती है और अगले 3 मिनट में यहाँ पर जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाएगी। जोई को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सभी कैमरास को तोड़ना शुरू कर देती है क्योंकि उसका मानना अब ये है कि अगर वो दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उन सब की मौत हो जाएगी। वहीं जेसन को दिखाया जाता है जो माइक और बेन को कहता है कि अगर हम इस ईकेजी मशीन को अपने हार्ट से कनेक्ट करें और सही हार्ट रेट आ जाए तो दरवाजा खुल जाएगा। वो सबसे पहले बेन पर ट्राई करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वो माइक पर ट्राई करता है और तभी यहाँ पर चल रहे रेडियो से आवाज आती है टेस्टिंग योर लिमिट्स, यानी कि अपनी लिमिट्स को चैलेंज करो, टेस्ट करो। और वो समझ जाता है कि हमें हार्ट रेट को बढ़ाना होगा, इसीलिए वो माइक को कन्विंस कर लेता है कि वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देगा ताकि उसका हार्ट रेट बढ़ जाए। और जब वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे दरवाज़ा तो नहीं खुलता लेकिन उसकी मौत हो जाती है। और अब ये यहाँ पर 3 बचे हैं। जेसन को समझ में आ जाता है कि उसे हार्ट रेट को बढ़ाना नहीं है बल्कि कम करना है, इसीलिए ईकेजी मशीन को अपने हार्ट से कनेक्ट करता है। यहाँ पर अब जहरीली गैस भी निकलना शुरू हो जाती है। जेसन अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर देता है और धीरे धीरे उसका हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुल जाता है। बेन और जेसन दरवाजे से दूसरी तरफ निकल जाते हैं लेकिन जोई उनके साथ नहीं जाती क्योंकि वो समझ चुकी है कि अगर वो उन लोगों के रूल से चलेगी जो इस पूरी गेम को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। पर इन दोनों के निकलने के बाद जोई भी यहाँ पर बेहोश हो जाती है और ये दोनों दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बेन जेसन को कहता है कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए माइक को मार दिया था। आज से कई साल पहले जब तुम्हारे दोस्त की और तुम्हारी समंदर में नाव पलट गई थी तो तुम्हारे पास उस वक्त एक ही लाइफ जैकेट थी और तब तुमने अपने दोस्त को भी मार दिया होगा। जेसन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है पर अब इन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी इन्हें यहाँ पर एक गोल हैंडल दिखता है जिसे घुमाने लगते हैं और उसको घुमाने से एक ढक्कन खुल जाता है। ये देखते हैं कि इन दोनों के हाथ में कोई लिक्विड लग गया है। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक ड्रग्स होते हैं जिससे इन दोनों को इल्यूजन होना शुरू हो जाते हैं। ढक्कन पर लिखा होता है कि इसकी एंटीडोट भी इसी कमरे में है। ये दोनों एंटीडोट ढूंढना शुरू कर देते हैं। बेन को एंटीडोट मिल जाती है पर जेसन उस पर हमला करके उससे एंटीडोट छीनने की कोशिश करता है पर बेन अपने आप को एंटीडोट लगा लेता है और इस कमरे से बाहर निकल जाता है। जेसन की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। वहीं जोई को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल रूम में होती है। वहां पर उस रूम को ठीक करने के लिए 2 आदमी मास्क पहन कर आते हैं पर जोई वहां पर जिंदा होती है क्योंकि उसने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया था और वो
उन दोनों पर हमला कर देती है। वहीं बेन अब एक दूसरे कमरे में पहुंचता है जहां पर दरवाजे पर उसे 4 डिजिट का कोड डालना होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और ये वही वक्त होता है जो हमें इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां से कहानी फ्लैशबैक में गई थी। यहाँ पर उसे एक किताब मिलती है जिस पर एक कोड लिखा होता है जिसके हिसाब से यहाँ पर एक घड़ी होनी चाहिए, पर इस कमरे में कोई घड़ी नहीं होती। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ तस्वीरें होती है जो घड़ी की सुई की तरह इशारा कर रही होती है, जिससे उसे कोड पता चल जाता है और वो दरवाजे पर कोड डालकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। और अब उसके सामने गेम मास्टर आता है। वो कहता है कि हर साल हम इसी तरह के कंपटीशन का आयोजन करते हैं जिसमें हम हर साल अलग अलग कैटेगरीज के लोग लेते हैं। पिछले साल हमने एथलीट्स को लिया था, उससे पहले साइंटिस्ट को। जिस तरह से घोड़ों की रेस में पैसे लगाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से दुनिया के बड़े बड़े रईस एस्केप रूम में पैसे लगाते हैं, और जिस पर वो पैसे लगाते हैं अगर वो जीत गया तो उन्हें अरबों डॉलर्स का फायदा होता है। बेन को लगता है कि वो जीत गया, उसे जाने दिया जाएगा, पर तभी गेम मास्टर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी जोई यहाँ पर आ जाती है और पीछे से उस पर गोलियां चला देती है, लेकिन अभी भी वो नहीं मरा होता। वो जोई पर हमला कर देता है, पर बेन और जोई दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं और एस्केप रूम से निकल जाते हैं। बेन जख्मी होता है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बेन जब रिकवर हो जाता है तो जोई यहाँ पर डिटेक्टिव के साथ आती है, लेकिन इस बिल्डिंग में कोई भी सबूत नहीं होता, सब का सब गायब हो चुका होता है और पुलिस डिटेक्टिव्स ना बेन की और ना ही जोई की बातों पर यकीन करते हैं। इसका एक कारण ये भी होता है कि बेन की बॉडी में ड्रग्स की मात्रा पाई गई थी। यहाँ पर डॉक्टर वू टेंग यू का नाम होता है और जोई समझ जाती है कि वू टेंग यू कोई नाम नहीं है, बल्कि ये एक एनाग्राम है और इसका मतलब है नो वे आउट, यानी कि खेल खत्म नहीं हुआ। 6 महीने बाद जोई बेन से मिलने जाती है और उसे न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती है जिसमें उनके चारों साथियों की मौत की खबरें होती हैं, जो पूरी तरह से झूठ होती है। जोई बेन को बताती है कि अगला गेम मैनहट्टन में एक बिल्डिंग में होने वाला है, जिसके बारे में मुझे पता है और मेरे पास हम दोनों की फ्लाइट के टिकट्स हैं। वही मैनहट्टन में दिखाया जाता है जहां पर अगले एस्केप रूम की तैयारी चल रही होती है। वहां पर नए प्लेयर्स के लिए अलग अलग टास्क बनाए जा रहे होते हैं और साथ ही इनके पास बेन और जोई की इन्फॉर्मेशन भी होती है कि वो कौन सी फ्लाइट से मैनहट्टन आने वाले हैं। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $9 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $155.7 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।